चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ये चैप्टर जो हम लोग शुरू करें ना, तो उससे पहले थोड़ी बेसिक चीजें जो है वो हमें समझनी है। हमारा स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट है और स्टेटिस्टिक में हम लोगों ने पहले से 11th स्टैंडर्ड से समझा है कि स्टेटिस्टिक में जो भी तरह की इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन या डेटा हम लोग उसे कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। स्टेटिस्टिक मतलब यही कहते हैं ना कि भाई डेटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करना, वही तो मेन स्टेटिस्टिक के ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा मिलता है हमें, वो जो है वो जनरली 3 टाइप्स में मिलता है। मतलब कि जो भी डेटा होता है, या तो हम लोग उसे रॉ डेटा कहते हैं, एक रॉ टाइप का डेटा मिलता है। एक जो है वो डेटा कहलाता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिट, एक डिस्क्रिट डेटा या तो डिस्क्रिट इंफॉर्मेशन मिलती है। और दूसरा एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस, कंटिन्यूस डेटा। आपको ध्यान हो तो 11th में आता था ऐसा कि भाई ये डेटा जो है वो ये 3 टाइप्स के होते हैं, या तो रॉ डेटा, या तो डिस्क्रिट, या तो कंटिन्यूस। रॉ डेटा किसे कहते हैं? तो रॉ डेटा मतलब कहलाता है कि भाई बेसिक जो रैंडम नंबर्स दिए गए हो, जैसे आपके चैप्टर का नाम है रैंडम नंबर्स, उन्हें हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल कि आपके स्कूल में एग्जाम हो रही है 25 मार्क्स की, ठीक है ना। 25 मार्क्स की एग्जाम हो रही है और 25 मार्क्स में जो है वो कोई 10 स्टूडेंट है, उन 10 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं वो इन्फॉर्मेशन है। तो भाई 10 स्टूडेंट के अगर मार्क्स कहें तो 25 में से किसी के 24 आए हैं, किसी के 20, किसी के 15, किसी के जो है वो ये 19 आए हैं, 18, 10 आए हैं, 13, 22, 20 आए हैं, या फिर जो है वो ये 17 आए हैं, कोई भी। ये रैंडम नंबर्स हम लोग कह सकते हैं ना। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन हो ना, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग रॉ डेटा कहते हैं, जो पूरी तरह से क्लासिफाइड नहीं है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, रैंडम नंबर्स हैं उसमें, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्रीट डेटा की। डिस्क्रीट डेटा में, रॉ डेटा में जैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब खाली ऑब्जर्वेशंस होते हैं, खाली ऑब्जर्वेशन, खाली रैंडम नंबर्स। डिस्क्रीट डेटा वो कहते हैं कि जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ, इन ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग एक्स कहें, तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती हो, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे कि भाई 25 मार्क्स की एग्जाम है, जिसमें पता चले कि भाई 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 10 एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट कोई नंबर हो। 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो चलो 3 स्टूडेंट है। भाई 15 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो भाई 5 स्टूडेंट हैं। भाई 20 मार्क्स वाले कितने हैं, तो कोई 8 स्टूडेंट हैं। 25 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो कोई 2 स्टूडेंट है। रैंडमली ऐसे कह सकते हैं ना, जिसमें ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन की कोई फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, ऐसी इंफॉर्मेशन वो हम लोग डिस्क्रीट डेटा के हिसाब से कहते हैं, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। और कंटिन्यूस डेटा वो कहलाता है जब कोई इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर क्लास में क्लासिफाइड हो, पर्टिकुलर क्लास दी गई हो। मतलब कि जैसे वही कि अगर आपके स्कूल में जो है वो 25 मार्क्स की एग्जाम है, कि जिसमें पर्टिकुलर क्लास बनाए गए कि 0 to 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। कि 25 मार्क की एग्जाम है, उसमें 0 to 5 मार्क्स वाले कितने हैं, तो चलो 3 स्टूडेंट है। 5 to 10 मार्क्स वाले तो चलो 6 स्टूडेंट है। 10 to 15 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट, कोई 7 है। भाई 15 to 20 वाले कोई जो है वो 4 स्टूडेंट है, और 20 to 25 के बीच में तो कोई रैंडमली 2 स्टूडेंट है। ऐसे ही मैं तो ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन के ये 3 टाइप्स आते हैं। ये रॉ डेटा कहलाता है, बेसिक इंफॉर्मेशन, रैंडम नंबर्स दिए गए हो। ये डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, और ये कहलाता है कंटिन्यूस डेटा। इस बार हमें इन इंफॉर्मेशंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखनी है, इन इंफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। समझ आ रही है बात? हमने जो स्टेट में पहला चैप्टर देखा ना, ये सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर, उसमें रैंडम प्रोबेबिलिटी और उसके रूल्स देखे, सभी रूल्स देखे। अब वही सब रूल्स हमें जो है वो ये रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा के लिए फॉलो करने हैं, ठीक है। वो जो रूल्स हमने फर्स्ट पार्ट में देखे, पहले चैप्टर में देखे, वो रूल्स, वो प्रोबेबिलिटी के रूल्स हमें इनमें फॉलो करने हैं। या बेसिक कहो कि इस चैप्टर में, जो आपके चैप्टर का नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम और डिस्क्रीट, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मींस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट है।
समझ आ रहा है? इस चैप्टर में रॉ डेटा और डिस्क्रीट के हिसाब से हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, और कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस डेटा आपका थर्ड चैप्टर में आएगा। आपके थर्ड चैप्टर में कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड चैप्टर इन दोनों के ऊपर बेस है, तो कोई घबराओ मत कि भाई हार्ड चैप्टर है या वैसा है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल जो है वो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स करना चाहे तो कर सकते थे, पर आपके चैप्टर में बहुत सिंपल वे में इन दोनों को डिस्क्राइब किया हुआ है, रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट डेटा को। बेसिक जो हम लोग पहली एक्सरसाइज शुरू करें ना, तो उसके लिए बेसिक आपको एक ही रूल फिलहाल याद करना है, फिर जैसे जैसे नए रूल्स आएंगे, नई नई बातें आएंगी, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल बेसिक एक ही रूल आपको ध्यान देना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी में हमेशा सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल वो कितना बनता है, 1 बनता है। ध्यान है ना, प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल, कोई भी प्रोबेबिलिटी के लिए सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल, भाई रॉ डेटा हो या कहो रैंडम वेरिएबल्स हो, तो रैंडम वेरिएबल्स में अगर सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढें, अगर ढूंढी जा सके सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, तो सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल वो हमेशा कितना रहेगा, 1। इनकी प्रोबेबिलिटी, नंबर नहीं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना आएगा, 1। डिस्क्रीट में भी अगर ये सब जो नंबर्स हैं x, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है, उनके हिसाब से अगर इन सब की अलग अलग हम लोग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें, तो भी सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे बेसिक हम लोग कहते हैं सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 रहता है। सिग्मा पी एक्स, ये एक बेसिक रूल पहले आपको याद रखना है, फर्स्ट रूल जिसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सिग्मा पी एक्स, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब एनी रैंडम वेरिएबल या ऑब्जर्वेशंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, उनका सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा पी एक्स उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। ये एक बेसिक रूल याद रखो पहले, और इनके हिसाब से हम लोग सम देखें। जैसे देखो आपकी एक्सरसाइज 2.1, हाँ पहले एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जैसे पहला क्वेश्चन है ना, उस पहले क्वेश्चन में मेंशन है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और नॉट। भाई यहाँ पर ये जो नीचे फंक्शन दिए हुए हैं और जो प्रोबेबिलिटी दी गई है, भाई वो परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, वो चेक करना है। तो परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है पता है, जो भी रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं ना, उन सभी रैंडम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और चेक करना है कि सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आ रहा है। अगर हाँ 1 आ रहा है तो ये परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो वो नहीं है। हमें एग्जामिन करना है, चेक करके बताना है। देखो आपको जो ये यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ना कि पी एक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स जिसकी वैल्यू है x प्लस 2 प्लस 5, एक्स प्लस 2 अपॉन 25, जहां पर x की जगह पर 1 2 3 4 5 दिए हुआ है। ये जो 1 2 3 4 5 है ये कहलाए हमारे रैंडम वेरिएबल्स, रॉ डेटा के लिए रैंडम वेरिएबल्स कहलाए। और इन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसकी तो चलो लॉन्ग मेथड आ सकती है, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सिंपल आपको एक फंक्शन दे दिया, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दे दिया कि भाई ये प्रोबेबिलिटी पी एक्स एक्स प्लस 2 अपॉन 25, मतलब x की जगह पे अगर 1 रखोगे तो आपको 1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, x की जगह पर अगर 2 रखोगे तो 2 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करते थे कि भाई प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अलग अलग हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते थे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो सब, तो वो सब यहाँ पे आपके निकाल दिए ना, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दी आपको, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दे दिया आपको पी एक्स, कि जहां पर x की जगह पर ये रैंडम वेरिएबल्स रखो तो उनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, बराबर। बेसिक x की जगह पर ये सब वैल्यू रखनी है एक एक करके, तो सबकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और उन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें चेक करना है, क्या सबका टोटल 1 आ रहा है। अगर सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आया तो हाँ ये परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो मतलब नहीं है, बरोबर ना। तो वो एग्जामिन, वो चेक करना है। ये जो फंक्शन है पी एक्स, उसमें हम लोग P1 करें, P1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, कि x की जगह पर 1 रखें, 1 प्लस 2 अपॉन 25, x की जगह पर 1 ना, 1 प्लस 2 अपॉन 25 तो वो 3 अपॉन 25,
मैंने जैसे बताया ना कि इन सब की अलग अलग हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर भी ये रैंडम वेरिएबल सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए ये फंक्शन दिया हुआ है। x की जगह पर अगर 1 रखा तो आंसर मिला 3/25, ये 1 की प्रोबेबिलिटी मिल गई 3/25। प्रोबेबिलिटी तो ऐसा ही मिलती है ना अपॉन में, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड, अब 2 रख सकते हैं, P2 प्रोबेबिलिटी फॉर 2, मतलब x की जगह पर 2 रखें, 2 + 2/25, तो 2 + 2 4/25, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर P3 रखें, बराबर 3 रखें हम लोग, तो 3 के लिए 3 + 2/25, x पे 3 रखा ना, 3 + 2 5/25, बराबर ना, ये इनकी प्रोबेबिलिटी। हाँ ये कट होता है, पर कट ना करो तो ठीक है, क्योंकि सब में 25 आखिरी में सबका प्लस करना है ना, तो 25 एलसीएम बेसिक रहेगा फिर, तो इसलिए मैं कट नहीं कर रहा हूं। फिर P4 रखें, P4 फोर्थ है, x पे 4 रखें तो 4 + 2/25 मीन्स 6/25, या फिर 5 रखें P5, तो 5 + 2/25, x पे 5 रखा जाएगा ना, तो 7/25, ये सबकी प्रोबेबिलिटी मिल गई ना, बरोबर ना। कितना सिंपल है, हर रैंडम वेरिएबल की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब चेक करना है ये परफेक्ट प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो उसके लिए सबका प्लस करना होगा, सबका +1 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ अगर हम सबका प्लस करें, मतलब कि भाई P1 + 2 3 4 एंड 5, अगर सबका प्लस करें तो P1 का आंसर मिला 3/25, 2 का आंसर 4/25, इसका 5/25, 6/25 एंड 7/25, ये सबका आंसर मिला ना। सबका प्लस करो तो देखो 25 तो नीचे सेम है ही, ऊपर का प्लस करना पड़ेगा, 3 और 4 7 और 12, 12 और 13 25, ऊपर का भी टोटल 25 ना, 25/25, तो आंसर 1 आया ना, आंसर 1, बरोबर ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर सिग्मा px इक्वल टू 1, सो दिस इज करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट या तो परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, हाँ ये सही है। आपका पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही सिंपल दिया हुआ था ना, खाली चेक करना था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं, तो वो है ना, सबका टोटल 1 आ गया। आ रहा है समझ में? सिंपल है ना, आपका ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसमें कोई जो है वो हार्ड क्वेश्चंस या हार्ड जो है वो लॉजिक नहीं दिए हुए हैं, सिंपल लॉजिक से जो है वो हमें फाइंड करना है। और फिलहाल के जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो उसमें तो ये बेसिक एक ही लॉजिक लगेगा, यही रूल के हिसाब से करना है। जैसे फर्स्ट हमने देखा सम, वैसे ही जो है वो सेकंड वाला क्वेश्चन समझो, वो अब हम लोग देखें। इसे रफ करूं दोनों और फिर सेकंड वाला क्वेश्चन समझे हम लोग। देखो अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है कि उसमें दिया हुआ है कि इफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल एक्स, देन फाइंड कांस्टेंट के। अब इसमें चेक नहीं करना है, वो दिया हुआ ही है कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें सभी जो है वो ऑब्जर्वेशंस का टोटल कितना आ जाएगा 1, बरोबर ना, सबका टोटल 1 आएगा इसमें, वो डायरेक्टली है, हमें के ढूंढना है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए फंक्शन दिया हुआ है 6 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x - 7/k, और जहां x की जगह पर वैल्यू रखनी है 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी वैल्यू ना, और मेंशन है कि सबका टोटल 1 होगा ही, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब x की जगह पर 4 5 6 7 8 9 10 सब वैल्यू रखनी है, और उसके बाद चेक करना है ये k की वैल्यू, कि k की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसे ही सबकी वैल्यू तो पहले रख देना, हर क्वेश्चन में पहले x की वैल्यू तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग रख दें तो पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पर px, तो सबसे पहले p4 रखेंगे, 4 से शुरू करना है, तो 6 माइनस एब्सोल्यूट ब्रैकेट में 4 - 7/k, ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट याद है ना, पहले आता था, ये बेसिक मैथ्स का रूल भूल तो नहीं गए ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि नो नेगेटिव वैल्यू, नो नेगेटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू उसमें कुछ नहीं आएगी, पॉजिटिव ही, मतलब अंदर अगर हम लोग 4 - 7 करें तो क्या आना चाहिए, -3 होना चाहिए ना, लेकिन -3 नहीं लिखा जाएगा, 3 ही लिखा जाएगा,
एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो परफेक्ट वैल्यू होती है, नो नेगेटिव वैल्यू। अंदर अगर माइनस आता हो तो उसे भी प्लस में लिखा जाता है, और इवन जो प्लस में आता हो वो भी प्लस में ही लिखा जाता है। मतलब कि अगर ब्रैकेट में 7 माइनस 4 होना, 7 माइनस 4 उसका आंसर भी +3 रहेगा, 4 माइनस 7 उसका आंसर भी +3 ही रहेगा। वो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नो नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, ध्यान रहेगा ना। तो यहां पर जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे ना, 6 माइनस 4 माइनस 7 3, वैसे -3 होता है लेकिन पॉजिटिव 3 रखेंगे, ये तो बाहर का माइनस है, इसकी वैल्यू तो -3 नहीं रखी जाएगी ना। 6 माइनस 3 अपॉन के, तो 6 माइनस 3 3 अपॉन के, ये 4 की वैल्यू बराबर। अब 5 रखना है, P5, तो 6 माइनस एब्सोल्यूट ब्रैकेट में 5 माइनस 7 अपॉन के, x की जगह पे 5 रखे ना, तो 6 माइनस 5 माइनस 7 2, -2 नहीं, ये बाहर का माइनस रखें भले, अंदर माइनस नहीं, +2 ही रहेगा अपॉन के, तो 6 माइनस 2 4 अपॉन के। अब 6 रखना है, ऐसे 10 तक की वैल्यू रखनी है ना हमें, 6 माइनस 7 अपॉन के, तो 6 माइनस 7 1 अपॉन के, तो 5 अपॉन के। अब 7 रखना है कि 6 माइनस एब्सोल्यूट ब्रैकेट में 7 माइनस 7 अपॉन के, तो 6 माइनस 7 0 0 अपॉन के, तो आंसर 6 अपॉन के। 8 रखें, 6 माइनस एब्सोल्यूट ब्रैकेट में 8 माइनस 7 अपॉन के, ध्यान आ रहा है ना, सब में x की जगह पर खाली वैल्यू रख रहे हैं, 4 5 6 7 8, बाकी वैल्यूज नहीं बदलनी। तो 6 माइनस 8 माइनस 7 तो 1, 8 माइनस 7 1 अपॉन के, अब तो +1 ही रहेगा ना वो, तो 5 अपॉन के। 8 के बाद 9 रखें, P9, तो 6 माइनस एब्सोल्यूट ब्रैकेट में 9 माइनस 7 अपॉन के, तो 6 माइनस 2 अपॉन के 4 अपॉन के। और P10 ढूंढे हम लोग कि 6 माइनस 10 माइनस 7 अपॉन के, तो 6 माइनस 3 अपॉन के, आंसर 3 अपॉन के। ये हो गया ना, बराबर ना, सब हमने 4 5 6 7 8 9 10 सब की वैल्यू ढूंढ ली। और अब यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि हियर सिग्मा px इक्वल टू 1 होगा, सबका टोटल 1 है, क्योंकि ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, प्रूव करके नहीं बताना है, दिया हुआ ही है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल x, तो वो सही है, सबका टोटल 1 आएगा ही, उसी बेस पर तो k फाइंड करना है। अगर सबका टोटल 1 मतलब 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सबका टोटल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 to 10 1, तो 4 का आंसर क्या मिला 3 अपॉन के, प्लस 5 का आंसर 4 अपॉन के, प्लस इसका आंसर 5 अपॉन के, प्लस यहाँ पर 6 अपॉन के, प्लस 5 अपॉन के, ये प्लस 4 अपॉन के, प्लस 3 अपॉन के इक्वल टू 1, सबका टोटल 1 ना, 3 4 5 6 5 4 3, तो सबका टोटल कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 12 और 12 24 और 1 6 30, 30 अपॉन के आ जाएगा, 30 अपॉन के इक्वल टू 1, नीचे के एलसीएम सेम ही है तो ऊपर सबका प्लस हो जाएगा ना, सबका प्लस 30 अपॉन के इक्वल टू 1, जिसमें अगर के ढूंढना हो तो के डिवाइड में क्रॉस में चला जाएगा ना, तो हो जाएगा 30 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1, तो के ही रहेगा, 30 इक्वल टू के या के इक्वल टू 30, मिल गई ना के की वैल्यू, बरोबर ना, सिंपल रूल ना इसमें भी कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था तो एक ही रूल याद रखना है, सबका टोटल 1 होता है और उसी बेस पर ये के फाइंड किया। आपको ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क में पूछे ही जाते हैं कि के फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए यही रूल याद रखना, ठीक है। एक्स की जगह पर सब वैल्यू रख देना है और सबका टोटल 1, तो उसके बेस पर के मिल जाएगा। जैसे सेकंड देखा ना, थर्ड वाला भी वैसा ही है, उसमें भी हमें के ही ढूंढना है, तो समझो उनमें कैसे सम करना है हमें। तो जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज फॉलोज, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो है ही जिसका फंक्शन दिया हुआ है k अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल,
और जिसमें x की जगह पर 1 2 3 हमें वैल्यू रखनी है, x की जगह पर 1 2 3 और फाइंड करना है, फाइंड कांस्टेंट k। कांस्टेंट मतलब सब में k की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, x पे 1 2 3 कुछ भी रखो, k तो k ही रहेगा, वो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ढूंढना है और फिर ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4। ठीक है, वो सेकंड तो फिर फाइंड करते हैं, वो समझाता हूँ। पहले तो कांस्टेंट k ढूंढना है ना, उसी मेथड से ना कि भाई सबका टोटल 1 होगा, तो पहले x की जगह पर क्या रखकर हमें प्रूव करना है, 1 2 एंड 3 रखकर हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर x की जगह पर हम लोग वैल्यू रखें पहले p1, तो p1 मतलब k अपॉन 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। हाँ, अब ये फैक्टोरियल भी याद है ना, कि वो भी भूल गए। फैक्टोरियल 11th स्टैंडर्ड में आता था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। फैक्टोरियल मतलब कहलाता है कोई भी नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई। मतलब अगर कभी 4 फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई, 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल होता है ना, 4 3 2 1 24। अगर कभी 6 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 6 5 4 3 2 1, 1 तक का मल्टीप्लाई। समझ आ रही है बात है? 10 फैक्टोरियल हो तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 तक का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई। तो यहां जो हमने 1 रखा, तो k अपॉन 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1, 1 तक का मल्टीप्लाई ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा ना, k अपॉन 2, 2 ही रहेगा 2 फैक्टोरियल का आंसर। तो फिर अब 2 रखना है, 1 रखा, अब 2 रखें यहाँ पर कि k अपॉन 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, x की जगह पर 2, 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, तो k अपॉन 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6, बराबर। और वैसे 3 रखना है, P3 मतलब k अपॉन 3 प्लस 1 फैक्टोरियल, 3 रखना है ना, 3 प्लस 1 फैक्टोरियल, तो k अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का आंसर 4 3 2 1, 4 3 2 1 24, k अपॉन 24, बराबर ना। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। ठीक है, ये 1 2 3 हमने x पे रख दिया ना। अब k ढूंढने के लिए वही रूल इसमें भी कि हियर सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1, डायरेक्टली लिखेंगे कि सिग्मा पी एक्स सबका टोटल 1 हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर सबका टोटल 1 हो रहा है, इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 1 हो रहा है। ठीक है ना, P1 2 3 वही आएगा ना। तो P1 की वैल्यू k अपॉन 2, 2 की वैल्यू k अपॉन 6 और यहाँ k अपॉन 24 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू ढूंढनी है, तो नीचे पहले एलसीएम करना पड़ेगा ना हमें, बरोबर ना। यहाँ पे थोड़ी डिनोमिनेटर सेम है, आगे दोनों क्वेश्चन किए दोनों में डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ इक्वल है नहीं, तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 2 6 और 24 का एलसीएम कितना, 24 ही रहेगा। तो इसको 24 अगर करना हो तो उसको 12 से मल्टीप्लाई, इसको 24 बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई। ये तो बेसिक एलसीएम करता है ना। तो 12 से मल्टीप्लाई तो दोनों को मल्टीप्लाई, 12 को k से 12k अपॉन 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 को k से मल्टीप्लाई 4k अपॉन 4 6 ज़ा 24 और 1 को k से मल्टीप्लाई 1k और नीचे 24 इक्वल टू 1। ये हो गया ना एलसीएम। अब नीचे 24 सेम है तो ऊपर का प्लस कर सकते हैं, ऊपर सभी k का प्लस, तो 12 4 और 1 k, तो 12 और 4 16, 16 और 1 17 k, ऊपर हो जाएगा 17 k और नीचे एलसीएम 24, 17 k अपॉन 24 इक्वल टू 1। जहां अगर k फाइंड करना है तो 24 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 17 मल्टीप्लाई में है k से वो डिवाइड में आ जाएगा। मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू 24 1 ज़ा 24 और 17 डिवाइड में k की वैल्यू 24 अपॉन 17। ये मिल गई ना कांस्टेंट k की वैल्यू।
बरोबर ना, के ढूंढना था वो मिल गया हमें 24/17। मेथड समझ में आई ना, रूल इसमें भी वही। और दूसरा एक बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4, मतलब 1 से 4 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो 1 से 4 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 2 और 3 आते हैं ना, 2 और 3 ना, 1 नहीं लेना है। अगर ध्यान है ना, यहाँ इक्वल टू की साइन होती 1 लेस देन और इक्वल टू x, तो यहाँ इक्वल टू की साइन होती तो 1 भी इंक्लूड करते हैं हम लोग, लेकिन नहीं है साइन, मतलब 1 इंक्लूड नहीं करना है और ना ही 4 इंक्लूड करना है। तो 1 और 4 के बीच में कौन से नंबर, 2 और 3, तो 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी का प्लस करना है। जब पूरी प्रोबेबिलिटी हो ना, तो इसका मतलब 2 और 3 का प्लस करना है, 2 और 3, ये प्रोबेबिलिटी ढूंढी ना हमने, तो इन दोनों का जो है वो हमें प्लस करना है। 1 to 4 के बीच में मीन्स P2 प्लस P3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 करना है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं। अलग अलग होता तो आपको मेंशन होता कि P2 अलग से ढूंढो, P3 अलग से ढूंढो। 1 से 4 तक कंबाइन ढूंढो, तो कंबाइन मतलब 2 और 3 का प्लस करेंगे हम लोग। तो P2 का आंसर कितना था हमारा, K/6। P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का आंसर K/6 और 3 का आंसर K/24 प्लस उसका आंसर K/24। जहां पर हमें k की वैल्यू मिल गई थी, तो वो k की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं ना, रख सकते हैं ना k की वैल्यू, तो हमें फिर इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, टोटल मिल जाएगा। बेसिक जो है वो प्रोबेबिलिटी का रूल कि k पर रखना है 24/17, तो 24 और नीचे 17 6 के साथ आ जाएगा ना, k की वैल्यू 24/17, तो 17 6 के साथ, प्लस यहाँ पर भी k की जगह पर 24/17 और वो 17 24 के साथ, दोनों में k की वैल्यू रखी ना 24/17। जो यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो देखो 6 से कट हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, बराबर ना, यहाँ तो 24 ही कट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4/17, 4 और नीचे 17, प्लस यहाँ कट हो गया तो बचेगा 1/17 बचेगा। तो नीचे दोनों में 17, तो ऊपर 4 + 1, 4 + 1 5, 5/17। तो 1 से 4 के बीच की प्रोबेबिलिटी वो कितनी आ जाएगी, 5/17। ये वैल्यू मिल गई। समझ आई बात, हो गया ना ये सिंपल क्वेश्चन। तो ध्यान आ रहा है ना कैसे हमें करना है, ये बेसिक रूल एक पता चलेगा ना। तो आज ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लो, माइंड में बिठा लो कि भाई कौन सा रूल हमें यूज करना है, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या, वो क्लियर कर लो। तो अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं और आगे की नई मेथड जो दूसरे नए रूल्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।